So good morning students. So today we are going to discussion the regression problem using KNN algorithm. और इससे पहले earlier we have discussed the classification problem, how to solve the classification problem by using the KNN algorithm. और आज today we will be discussing the regression problem, how to solve the regression problem by using the KNN algorithm. It is also very simple. जैसे कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने जो था वोट किया था कौन सा क्लास को ज़्यादा बिलोंग करेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने वी हैव सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम. और रिग्रेशन के अंदर क्या करना होता है, हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है. ठीक है. सो दिस इज़ माय डेटाबेस जिसमें मैंने हाइट ले रखी है और वेट ले रखा है. सो अकॉर्डिंग टू द हाइट जो मेरे वेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं. यू कैन सी दैट. सो दिस इज़ माय फर्स्ट रो, दिस इज़ माय सेकंड रो, दिस इज़ माय थर्ड रो. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता था कि वी हैव ऑलरेडी गिवन द के वैल्यूज़. ठीक है. लेकिन इसके अंदर के वैल्यूज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले. ठीक है. तो लेट सपोज़ कि मैं रो 1 और रो 2 को K1 मानता हूँ, रो 1 को, और रो 2 को मैं मानता हूँ K2. तो सबसे पहले मैं K1 और K2 निकालूंगा. ठीक है. और उसके बाद फिर मैं K3 को देखूंगा कि ये कौन से K को बिलोंग करेगा, रो K1 को बिलोंग करेगा या K2 को बिलोंग करेगा. ठीक है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले K1 और K2 निकालना है. ठीक है. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तो हमें क्या होता था कि क्लास निकालना होता था. एक हमें पहले से एक क्वेरी एग्जांपल दिया हुआ होता था और उस ऑब्जर्व वैल्यू को से एक्चुअल वैल्यू को हमें माइनस करके उसका जो है रिज़ल्ट निकालना पड़ता था. और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेते थे और फिर जो सबसे नियरेस्ट होता था उसके हिसाब से हमें वोट करते थे हम लोग. चाहे अगर वो मतलब मान लीजिए अगर ज़्यादा ट्रू है तो ट्रू होगा और अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, क्लास को बिलोंग करेगा. लेकिन रिग्रेशन प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हमें क्या करना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है. तो सबसे पहले लेट सपोज कि मेरे पास ये डेटाबेस है जिसमें कि हाइट और वेट दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ विल कंसिडर K1 एज अ रो 1 एंड K2 एज रो 2. ठीक है. तो K1 और K2 हम लोगों ने अपनी क्लास बना ली है, नॉट द क्लास. K1 और K2 हमारे दो के वैल्यूज़ हो गए हैं. अब हमें क्या करना है, थर्ड जो रो है उसको कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू रो 1 एंड रो 2. ठीक है. तो हमें इक्विलिडियन डिस्टेंस जो हमारा ED होगा वो हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, पहले K1 के रिस्पेक्ट में देखना है, फिर K2 के रिस्पेक्ट में देखना है. किसका देखना है हमें, रो 3 का. ठीक है. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस K1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, R3 का, और यूक्लिडियन डिस्टेंस K2 क्या होगा, R3 का K2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा. और जिसका सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा उसी K को ये बिलोंग करेगा. ठीक है. अब ये कैसे होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ K1 एंड K2. तो सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, हमें 185 और 72 हमारा जो कि R1 रो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 एंड 72. तो ये तो मेरा सेंट्रॉइड हो गया K1. और सेंट्रॉइड ऑफ K2 क्या होगा, मेरे जो R2 की वैल्यूज़ होंगी, मतलब 170 एंड 56. तो इस हिसाब से मैंने K1 और K2 अपना निकाल लिया है. ठीक है. जो कि इट इज़ नथिंग बट माई द वैल्यूज़ ऑफ R1 एंड R2. ठीक है. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना होता है. तो सबसे पहले हमें, जब हमारे पास कोई भी सेंट्रॉइड नहीं होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन के केस में रो 1 को हमें K1 मानना होगा, रो 2 को हमें K2 मानना पड़ेगा और इसके सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सेंट्रॉइड इज़ नथिंग बट द वैल्यूज़ ऑफ दिस रो. ठीक है. हमें हाइट की वैल्यू को लिखना है जो कि रो 1 के केस में 185 है और वेट जो है वो 72 है. और K2 के केस में आप देख सकते हैं 170 मेरी हाइट है और वेट जो है मेरा 56 है. ठीक है. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया K1 इक्वल्स टू 1 है और K2 इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि K1 1 जो है, फर्स्ट जो रो है मेरी, रो 1 है, वो बेसिकली अब क्या हो गई है, वो K1 को बिलोंग करती है. और जो मेरी रो 2 है वो किसको बिलोंग करती है, K2 को बिलोंग करती है. तो मैंने रो 1 और रो 2 ना लिख के क्या लिख दिया है, 1 और 2 लिख दिया है. तो 1 तो मेरा किसको बिलोंग करेगा, K1 को बिलोंग करेगा, और 2 जो है मेरा K2 को बिलोंग करेगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें रो 3 को देखना है. और रो 3 किसके रिस्पेक्ट में अभी इक्विलिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, K1 और K2 के रिस्पेक्ट में. ठीक है. तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दैट रो 3 बिलोंग्स टू विच K. ठीक है. क्या वो K1 को बिलोंग करेगा
या K2 को बिलोंग करेगा। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेशन कैसे होगा, हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा रो R3 का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है। तो हमें ईडी कैलकुलेट करना है K1 के रिस्पेक्ट में और ईडी कैलकुलेट करना है K2 के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 168 माइनस 185। ये देखिए जो मेरी थर्ड रो है उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 168 है। 168 माइनस 185 मतलब जो 185 है वो मेरी अब क्या है, वो मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले K1 के केस में कर रहा हूँ, तो K1 में मेरे को किसको कंसीडर करना है, रो 1 को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मेरे को 185 लेना है। ठीक है, 168 माइनस 185 और 60 को किससे माइनस करना है, 60 को माइनस करना है मेरे को 72 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी रो 3 है 60 माइनस 72, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया बट ये होगा 72। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया है क्योंकि ये 168 माइनस 185 है और 60 माइनस 72 होगा, क्योंकि ये जो 72 है वो यहाँ से माइनस होगा। तो यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो इसका आंसर आएगा 20.80। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आराम से, इसको आप कैलकुलेट करिए और देखिए कि इसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा मैंने किया है, कुछ नहीं किया मैंने जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से मैंने ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर दी है। तो सबसे पहले केस में K1 के रिस्पेक्ट में R3 की क्या वैल्यू होगी, वो होगी 168 माइनस 185 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 72 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए नेगेटिव में भी आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 185 माइनस 168 जो भी आंसर आएगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और 60 माइनस 72 जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा और फिर उसके बाद इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। सो द फाइनल वैल्यू विच कम्स इज़ 20.8। ठीक है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ K1। ठीक है, सॉरी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ R3 विद रिस्पेक्ट टू K1। ठीक है, तो इक्विलिडियन डिस्टेंस जो हमारा K1 और R3 के बीच में था, तो ये मैं अगर मानूँ तो ये मेरा K1 है और ये R3 है, तो इसका जो इक्विलिडियन डिस्टेंस है वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब K2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो 168 ही रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है 170 माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 168 माइनस 172, 170 होल स्क्वायर, 60 माइनस 56, तो 60 माइनस 56 होल स्क्वायर। और अब इसका क्या कर देना है, मुझे स्क्वायर रूट कर देना है। सो द फाइनल रिजल्ट विल कम इज़ 4.48। तो अब जो इसका रिज़ल्ट आया वो 4.48 आया। तो मेरा K1 जो है इज़ ग्रेटर देन K2। तो जो मेरा KNN का क्या फंडा है, KNN का क्या लॉजिक है कि जो नियरेस्ट नेबर होगा जिसका इक्विलिडियन डिस्टेंस कम होगा उसे ही मुझे कंसिडर करना है। तो इस केस में किसका ED कम है, इक्विलिडियन डिस्टेंस कम है, बट ऑब्वियस है कि K2 का इक्विलिडियन डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। सो R3 बिलोंग्स टू K2 बिकॉज इट्स ED इज़ नियर टू K2। तो जो मेरा रो 3 है अब वो किसको बिलोंग करेगा, वो K2 को बिलोंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे अब अपडेट कर दिया मेरे डेटा को। अब K1 को बिलोंग करता है 1 मतलब कि रो 1 और K2 को बिलोंग करता है 2 मतलब रो 2 और 3 मतलब रो 3। तो रो 1 और रो 3 रो 2 और रो 3 जो है वो मेरा K2 को बिलोंग करता है और जो मेरा रो 1 है वो किसको बिलोंग करता है, K1 को बिलोंग करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ी सी देखने वाली बात है। अब मैंने क्या करा है कि जो मेरा K2 है उसको मुझे उसकी वैल्यू को अब अपडेट करना पड़ेगा। तो K2 के जो मेरे वो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एक तो मेरा 170 है और 56 है और दूसरे का मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो होगा 168 और 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के फिर बता देता हूँ आपको। 172 और 60 ये तो मेरा R2 हो गया या मैं इसको कहूँ K2 हो गया, और 168 और 56 मेरी किसकी वैल्यूज़ हो गई, ये हो गई मेरी R3 की, जो कि अभी बिलोंग हुआ है किसको, K2 को। तो मैंने R2 और R3 जो वैल्यूज़ हैं इसका मुझे रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा सेंट्रॉइड के लिए। ठीक है, तो इससे मुझे ये समझ में आया, इससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि जैसे जो भी नई रो को मैं लूँगा
उसका जब मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा K1 के रिस्पेक्ट में और K2 के रिस्पेक्ट में, और जब वो जिस भी K को बिलोंग करेगा, चाहे वो K1 को बिलोंग करेगा या K2 को बिलोंग करेगा, तो अगर वो K1 को बिलोंग करता है तो मुझे उसको रीकैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा K1 का दोबारा, और अगर वो K2 को बिलोंग करेगा तो मुझे K2 का सेंट्रॉइड दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में मुझे K2 का सेंट्रॉइड दोबारा कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना मुझे क्या करना है, एवरेज जो है इसका मीन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देख सकते हैं आप, 172 + 168 डिवाइडेड बाई 2 और 60 + 56 डिवाइडेड बाई 2। बस मुझे इसकी मेन वैल्यू निकाल लेनी है, और जैसे ही मैं इसका एवरेज निकाल लूँगा, अब वो आ गया 196 और 58। अब जो ये 196 और 58 आया है, ये मेरी अब नई वैल्यू हो गई किसकी, K2 की, क्योंकि अभी जो मेरे को इससे पहले जो रो बिलोंग हुई थी वो किसको हुई थी, K2 को बिलोंग हुई थी। इसलिए मुझे K2 की वैल्यू को अब अपडेट करना पड़ेगा, और वो अपडेट किस तरीके से होगा, बाय कैलकुलेटिंग द सेंट्रॉइड विद द अदर रो। जो नई रो इस K2 को बिलोंग हुई है, उसकी वैल्यू को मुझे दोबारा इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई कैन से दैट recalculate the centroid value for that K to whom the previous row belong. In this case, new centroid calculation will be done for K2 by taking the average of both the rows. तो मुझे दोनों रोज़ का एवरेज लेते हुए उनका नया सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स बन गए, K1 का तो वही का वही रहा 185 और 72, ठीक है, और K2 का मेरा अब क्या हो गया 196 और 58। अब ये 196 और 58 मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज़ माई R2 विच इज़ नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ R2 एंड R3। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर मुझे स्टेप 2 जो है मेरा उसको रिपीट करना है। स्टेप 2 में क्या है, अब ED दोबारा कैलकुलेट करना है, मुझे किसका कैलकुलेट करना है, रो 4 का कैलकुलेट करना है। तो रो 4 मेरी ये है, तो अब मेरा यहाँ पे रो 4 में 179 हो गया और दूसरा हो गया मेरा 68। अब इन दोनों के बीच में क्या यूक्लिडियन डिस्टेंस आएगा, तो K1 का आ जाएगा 179 माइनस 185 होल स्क्वायर प्लस 68 या 68 माइनस 72 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो वो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 6.32। तो अब मैंने क्या करा, K1 को कैलकुलेट किया है, ठीक है, R4 के रिस्पेक्ट में। R4 के लिए K2 की क्या वैल्यू होगी, वो हो गई 6.32, और R4 के लिए K2 की क्या वैल्यू हो गई, वो मैंने लिख दिया 179 माइनस 169, सॉरी ये 169 नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये 196 होगा, मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया इसमें भी, टाइपिंग एरर। सो ये 179 नहीं, वो 196 होगा, तो 179 माइनस 196 एंड 68 माइनस 58, तो 179 माइनस 196 माइनस 179 माइनस 196 का होल स्क्वायर प्लस 68 माइनस 58 का होल स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो वो वैल्यू मेरी आ गई क्या, 14.14। आप ये आराम से करके देखें इसको, आप दोबारा इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 169 नहीं होगा, ये 196 होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि ये दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, बट ऑब्वियस है कि 6.32 छोटा है। तो R4 जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो K1 को बिलोंग करेगा। तो अब दोबारा से मैंने अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद अब K1 की वैल्यू हो गई 1 और 4 और K2 की वैल्यू हो गई 2 और 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, किसका सेंट्रॉइड जो है अपडेट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, K1 का करना पड़ेगा, क्योंकि जो R4 आई है वो किसको आई है, किसको बिलोंग हुआ है, वो K1 को बिलोंग हुआ है। सो दैट्स वाई अगेन आई हैव टू रिकैलकुलेट द सेंट्रॉइड फॉर K1, and how we have to calculate it by taking the average of both the rows. Which are the rows are R1 and R4. So when we take the average of R1 and R4, we'll get the new centroid for K1, and again we have to repeat these steps till the end। और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये आएगा, K1 को बिलोंग करेगा 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और K2 को बिलोंग करेगा 2 और 3। आप ये एज अ असाइनमेंट आप इसको करिएगा घर पे बैठ के, इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और वंस यू विल डू इट यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि रिग्रेशन प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाएगी बाय यूजिंग द KNN एल्गोरिथम। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर से मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है,
फर्स्ट टू रोज़ का, तो फर्स्ट टू रोज़ का जो सेंट्रॉइड होता है इट इज़ नथिंग बट द वैल्यूज़ ऑफ बोथ द कॉलम्स। तो इस केस में मेरे पास 2 कॉलम है, अगर 3 कॉलम होते तो 3 कॉलम की वैल्यूज़ होती, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, हाइट और वेट, तो वो मेरे K1 और K2 बन जाएंगे। और उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। किसका करना है, रो 3 का, ठीक है। तो K वैल्यू मैं निकालूंगा रो 3 के लिए, तो वो कैसे निकलेगी, जब मैं ED कैलकुलेट करूँगा। तो जब मैं दोनों का K1 और K2 का विद रिस्पेक्ट टू रो 3 क्या वैल्यूज़ आएंगी K1 और K2 की वो देखूंगा, तो जो सबसे स्मॉलर होगी वो उस K को बिलोंग हो जाएगा। तो इस केस में हमने देखा था कि वो K2 को बिलोंग कर रही है, क्योंकि K2 इज़ लेसर देन K1, तो वो K2 को बिलोंग हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, मुझे रिकैलकुलेट करना है, जो मेरा तीसरा स्टेप होगा, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ बोथ द रोज़। तो जो जिस भी के वैल्यू को वो बिलोंग करेगा, मुझे उसका मीन लेना पड़ेगा, उसका एवरेज लेना पड़ेगा, और जो दूसरा है उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मुझे सेकंड जो स्टेप है उसको रिपीट करना है और यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसका स्मॉलर होगा उसी के वैल्यू को वो बिलोंग करेगा। ऐसे करते करते मेरे को सारी रोज़ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द के वैल्यू से किस तरीके से के वैल्यू निकाली जाएगी, एंड हाउ टू सॉल्व द रिग्रेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग द KNN एल्गोरिथम, ठीक है। Now the thing is how to select the appropriate K. So in the real world problem, the data set is separated into 3 parts, namely training, validation and test data. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा जो डेटा सेट होता है वो 3 तरीके से स्प्लिट होता है। वैसे तो जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होता है, जो ब्रॉडली स्प्लिट होता है, वो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में ही होता है, लेकिन एक बीच में वैलिडेशन भी होता है। तो इन KNN द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट गेट स्टोर्ड एंड लो लर्निंग इज परफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द लेजी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, KNN का एक स्पेशल फीचर है, इसके अंदर जो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और इसके लिए कोई लर्निंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैलिडेशन डेटा इज़ टू चेक द मॉडल परफॉर्मेंस एंड द टेस्ट डेटा इज़ यूज फॉर द प्रिडिक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वैलिडेशन जो होता है इट विल चेक द मॉडल परफॉर्मेंस, और जो टेस्ट डेटा होता है इट विल यूज्ड फॉर द प्रेडिक्शन, ठीक है। तो मॉडल परफॉर्मेंस कैसी है वो हम कैसे चेक करेंगे, वैलिडेशन डेटा से, या फिर हम परफॉर्मेंस मैट्रिसेस से भी कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट मीन स्क्वायर एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। टू सेलेक्ट द ऑप्टिमल के, प्लॉट द एरर ऑफ द मॉडल, error equals to 1 minus accuracy on training as well as on the validation data set, ठीक है। तो error equals to होता है 1 minus accuracy. The best case where the validation error is the lowest. तो जिसमें भी validation error सबसे कम होगा, मतलब कि loss function जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगा, that is the best K value for me. Both the training and the validation error are close to each other. और जिसमें ट्रेनिंग और वैलिडेशन जो एरर होंगे वो बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर होंगे, वही मेरी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के होगी। Fine. So now we'll discuss the advantages. The algorithm is very simple and easy to implement. बहुत सिंपल है, easy to implement है, इसका न्यूमेरिकल हो सकता है क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, ठीक है। So there is no need to build a model, tune several parameters or make additional assumption. इसके अंदर हमें कोई मॉडल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें पैरामीटर्स को ट्यून करना है, ठीक है। जैसे कि हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मॉडल अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन कर सके, एक्यूरेटली कर सके, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक्यूरेसी विल ऑलवेज बी देयर इन द क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एक्यूरेसी होती है, रिग्रेशन प्रॉब्लम में एक्यूरेसी नहीं हो सकती, रिग्रेशन मॉडल के अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस ही होती है। सो वी कैन इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस इन द regression problem and we can evaluate the accuracy in the classification model or the classification problem. The algorithm is versatile. It can be used for classification, regression and search, as well as we see in the next section, ठीक है। It can use for both the things, classification, regression, जो हम लोगों ने अभी देखा। Disadvantage, the algorithm gets significantly slower as the number of example or the predictors or the independent variables increase. जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना ये थोड़ा एल्गोरिथम जो होगा वो स्लोली परफॉर्म करेगी। सो दैट इज़ द स्मॉल डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं KNN की? KNN इज़ यूज फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम्स
ठीक है। जितने भी रिकमेंडेशंस हमें मिलते हैं, चाहे वो अमेज़ोन में हो, नेटफ्लिक्स पे आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, या कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी अपन ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, आपको दिखता होगा उसी सिमिलर टाइप के पैटर्न्स आपको दिखने लग जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप अमेज़ोन में लैपटॉप सर्च करते हो या कुछ भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, तो जब भी आप गूगल में जाओगे या फिर कभी आप फेसबुक पे देखोगे तो आपको उससे रिलेटेड आइटम भी दिखने लग जाएंगे। ठीक है। यूट्यूब पे दिखने लगेंगे। यूट्यूब भी ऐसे ही होता है। यूट्यूब में जिस तरह के सिमिलर आप वीडियोस देखोगे, नेक्स्ट बार जब आप यूट्यूब को ऑन करोगे तो उससे सिमिलर वीडियोस ही आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कुकिंग का देखना चाहते हैं, आपको कुकिंग का दिखेगा। आप कार्टून शोज़ देखना चाहते हैं तो कार्टून शोज़ दिखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से नेटफ्लिक्स में होता है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो आप जिस तरह की भी मूवीज़ देखना चाहते हैं उस तरह की प्लेलिस्ट आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली KNN रिकमेंडेशन काम के लिए काम आता है। ठीक है। जैसे हम कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, जैसे लैपटॉप ख़रीद रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एसेसरीज़ भी हम लोगों को दिखाने लग जाएगा। मान लीजिए हम बुक परचेज़ कर रहे हैं, तो आप जो भी टॉपिक की बुक परचेज़ करेंगे तो वो आपको ये भी रिकमेंड करेगा कि इससे रिलेटेड ये भी बुक है, आप इसको भी पढ़ें। ठीक है। या कोई नोवेल ख़रीदना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ फॉर दीज एप्लीकेशंस KNN इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम। KNN is not suitable for high dimensional data, ठीक है, but KNN is an excellent baseline approach for the systems. Many companies make a personalized recommendation for this consumer, such as Netflix, Amazon, YouTube, and many more. KNN can search for semantic similar documents. Each document is considered as a vector. If the documents are close to each other, that means the document contains the identical topics. KNN can effectively use in detecting outliers. One such example is the credit card fraud. तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था, आउटलायर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप झालावाड़ में रहते हुए, मतलब आप कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हुए ट्रांजैक्शंस करते हैं और एकदम से मान लीजिए आपका कोई ट्रांजैक्शन कंपनी को ये पता चलता है कि आप लेट सपोज आप झालावाड़ राजस्थान में रह के आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एकदम से आपके कार्ड पे ट्रांजैक्शन पता चल रहा है कि अमेरिका में हो रहा है, और वो भी कितने का हो रहा है, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हो रहा है। और इससे पहले आप कर रहे थे तो नॉर्मली आप ऑन रन आप करते थे 2000-3000 की शॉपिंग। ठीक है। लेकिन अब आपका पर ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 लाख रुपीज़। तो सिस्टम ये जो एल्गोरिथम है डिटेक्ट कर लेगी, क्योंकि आउटलायर मिला है उसे। आउटलायर मतलब मैंने बताया वो डेटा पॉइंट जो कि नॉर्मली नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल फैशन पे नहीं हो रहा, बिल्कुल आउटलायर है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में KNN उसको प्रेडिक्ट कर लेता है, और ये चीज़ काम में आती है आपकी क्रेडिट कार्ड जब फ्रॉड डिटेक्शन होता है उसमें काम आती है। ठीक है। सो KNN प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वो होगा अब नेक्स्ट वीक में, बिकॉज दिस वीक इज़ डेडिकेटेड फॉर योर मिड टर्म्स। ठीक है। तो इन दिस वीक आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ लेक्चर, सो यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिड टर्म्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स। नेक्स्ट वीक से वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज डिसीजन ट्री। ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सुपरवाइज मशीन लर्निंग, डिसीजन ट्री एंड द रैंडम ट्री फॉरेस्ट। सो रैंडम ट्री फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनसेम्बल मेथड। एनसेम्बल मेथड भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं एनसेम्बल मेथड्स, और डिसीजन ट्री भी हम देखेंगे कि इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है। ठीक है। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। और इस जो आपका मशीन लर्निंग का जो लैब है वो भी अब मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा, और आपके जो असाइनमेंट्स हैं, यस आई नो, आप लोगों का असाइनमेंट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड टिल नाउ थैंक यू एंड कीप लर्निंग।